चित्रकूट की राजनीति में 2012 से एक नया राजनीतिक उदय होता है। पदयात्रा से शुरुआत करने वाले राजनीतिक सफ़र की एक ऐसी शुरुआत जब गांव-गांव पहुंच करके इन्होंने पदयात्रा की और राज्य मंत्री तक का सफ़र तय किया। आज हम बात करेंगे इनसे कि क्या कुछ 2012 से और 2022 तक इनका व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा और जनता के बीच क्या अनुभव रहा। मंत्री जी, सर्वप्रथम तो आपको जय कामतानाथ की। जय कामतानाथ। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि जब आप 2012 में यहाँ आए तो अफसर होने के बाद जब आपने पद यात्रा की तो उस वक्त के बाद क्या लगा आपको जब पहला चुनाव आप लड़े थे? भारतीय जनता पार्टी जब मैं यहाँ आया उस समय काफ़ी माने कमज़ोर स्थिति में थी यहाँ, क्योंकि पार्टी के सभी नेता अन्य दलों में चले गए थे और जो नेता थे भी वो बाहर रहने लगे थे, तो ये लगभग खाली स्थान था। मुझे लगा कि राष्ट्रवादी संकल्प और अभियान प्रयास कभी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। तो इसी कारण से मैंने स्वतः उसकी कमान संभाली और मैं ये जानता हूँ कि राजनीति में ऊपर बात करना अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब तक आप नीचे नहीं जाएंगे, लोगों की ग्रास रूट पे नहीं जाएंगे, तब तक उसका भाव नहीं बनता है। इसलिए मैंने पदयात्रा शुरू की और 1 महीने से अधिक समय तक मैं घूमता रहा गांव में। उसके बाद जब मैं लौटा तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग अपने साथ जुड़ चुके हैं और जो लोग राष्ट्रवादी थे वो फिर से अपनी मूल पृष्ठभूमि सक्रिय हो गए और एक विशाल स्वरूप बन गया भाजपा का। और उसी का कारण था कि तमाम लोग जो भाजपा छोड़ के चले गए थे वापस आ गए, या जो लोग नहीं थे भाजपा के वो भी इसमें आ गए और भाजपा की वटवृक्ष की तरह विशाल परिवार दिखता है। तो उसके पीछे यही कारण था कि भाजपा जब मजबूत हुई तो सब लोग इसके अंदर आ गए। जब आप 2012 का चुनाव लड़े तो तब आपके सामने वीर सिंह प्रत्याशी के रूप में थे और लगभग आपको 32,200 या 35,000 के आसपास मत मिला था। और 2017 में भी जब आप चुनाव लड़े और विजय प्राप्त हुई तो वीर सिंह भारी अंतर से हारे थे वो चुनाव। ये चित्रकूट के जो हमारे आम लोग, मतदाता, जनता, भाई बंधु हैं, वो सब उनका अपना स्वयं का एक आकलन था, विचार था और मेरे कार्य पद्धति से वो लोग प्रभावित थे, क्योंकि मैं लगातार हारने के बाद भी मैं लोगों के पास जाता रहा और किसानों की समस्याओं को लेकर के मैंने बड़े लंबे लंबे आंदोलन किए थे और वो भी सब गांव वालों की, किसानों की सहभागिता से किए थे, क्योंकि वो स्वयं आंदोलन के सहभागी थे। तब जब मुझे टिकट मिला तो उन लोगों ने फिर न जाति देखा, न अपना कोई और प्रभाव किसी का देखा, न जो अन्य लोग अन्य तरह से प्रभावित करते हैं उसको देखा। सब ने बड़ी ईमानदारी से मेरे लिए वोट किया और आप सही कह रहे हैं, काफ़ी अंतर से जीत हुई। तो मंत्री जी, जब आपने फुटपाथ पर बैठ करके किसान आंदोलन किया, थाली बजाने का काम वहाँ पर शुरू हुआ और काफ़ी गर्मी रहती थी, इस उम्र में भी आपने एक बड़ा आंदोलन, वहीं से आपकी एक बड़ी पहचान भी बनी थी। ये निश्चित रूप से मैं जानता हूँ कि अगर जनता के बीच में रहना है तो जनता के मुद्दों को लेकर के यदि आप सरकार में हैं तो सरकार से उनके उन बातों को या उनके उन मांगों को पूरा कराना चाहिए। अगर आप विपक्ष में हैं तो आपको मीडिया के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से और लोगों के बीच जनसंवाद के माध्यम से हमको चाहिए कि हम उनके जो मुद्दे हैं उनको उठाते रहें और जो तत्कालीन सरकार हो उसके सामने मुद्दे जाते रहें, तो धीरे धीरे करके उसका प्रभाव पड़ता है, वो चीज़ें हो जाती हैं। वही मैं करता रहा और इसी कारण से आपने देखा कि जैसे किसानों के मुआवजे का मुद्दा था, सभी किसानों को मिल गया। आश्चर्यजनक घटना थी, एक छोटा सा आंदोलन, वो भी एक ज़िले में, और उसका इतना व्यापक प्रभाव हुआ कि पूरे देश किसानों को आंदोलन मिल गया। तत्कालीन डीएम मोनिका रानी थी या जी उस समय तत्कालीन डीएम नीलिमा अहलावत थी। तो देखते थे, लेकिन हमारा आंदोलन चूँकि शांतिपूर्ण था और सारे किसान स्वयं अपने धनराशि से आते थे, मैं किसी को पैसे देने की स्थिति में भी नहीं था। स्वयं के ट्रैक्टरों में भर भर किसान आते थे और दिन दिन भर मेरे साथ बैठते थे आंदोलन में। हम लोग थाली भी बजाते थे, भगवान से भी प्रार्थना करते थे, सरकार से भी प्रार्थना करते थे। उसके 2 फायदे हुए, तमाम कानून बन गए किसानों के हित में, और दूसरा ये हुआ था कि लोगों को बीमा हुआ करता था लेकिन मिला नहीं करता था। उस बार पहली बार लोगों को बीमा भी मिला, तो लोगों को जब बीमा मिला और लोगों को जब मुआवजा मिला
तो लोगों को लगा कि भाई हमारे बीच में काम करने वाला व्यक्ति है। किसान नेता बनने के बावजूद जब आप सदर विधायक बन जाते हैं तो जो पहाड़ी से राजापुर से थोड़ा पहले बचरन पहाड़ी, कुचारम, देवल, ये जो कुछ गांव हैं, आपने सिंचाई की व्यवस्था के लिए रसिन क्षेत्र में तो बढ़िया काम कर दिया। ये असिंचित अभी तक क्यों रह गया, क्या कमी रह गई? ये जब तक राजापुर से एक नहर करवी तक के लिए नहीं निकाली जाएगी तब तक ये नहीं होगा। हमने 820 करोड़ यानी 8 अरब 20 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बनवा लिया। उसमें 1.5-2 साल उसके बनाने में लगा है और करीब 5-6 लेवल होते हैं जहाँ से वो क्रॉस होता है, अंततः तो इंजीनियरिंग कमेटी में जाता है। तो उसकी जितनी फिजिबिलिटी है वो देखी जाती है। हमने सारी सीमा मैंने उसकी जो बंधन थे क्रॉस कर लिए हैं। अब वो अंतिम स्टेज पे है और अगर हमारे पास धनराशि कोरोना में न चली गई होती, नए प्रोजेक्टों पर रोकने लगी होती तो उसको मैं लेके आ गया होता। और जब वो नहर बन जाएगी तो इस विधानसभा का कोई भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जो सिंचित न हो। यहाँ का 100% भूभाग जो कृषि योग्य है वो सिंचित हो जाएगा और किसानों के जीवन। मानते हैं कि विकास में महामारी का असर पड़ा है, आप ये काम नहीं कर पाए? विकास में महामारी का इतना अंतर पड़ा है कि सारी धनराशि इसमें व्यय हो गई। तो सरकार ने और काम तो नहीं रोके, लेकिन जो नए प्रोजेक्ट शुरू होने वाले थे, रनिंग प्रोजेक्ट चलते रहे और जो नए प्रोजेक्ट थे 8 अरब का था, तो इस कारण से उसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है। लेकिन जैसे ही नई सरकार बनेगी उस पर फिर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अच्छा मंत्री जी, आपके सखा जयविजय सिंह आज आप इस चुनाव में आपके बीच नहीं हैं, कैसा अनुभव करते हैं, क्या फील होता है? मैं उनकी कमी को बहुत महसूस करता हूँ अपने व्यक्तिगत जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। जयविजय सिंह जैसा सहयोगी मिलना मैं समझता हूँ बड़ा सौभाग्य होता है जब ऐसा व्यक्ति मिलता है। लेकिन वो मेरे बीच से बहुत समय चले गए हैं, उनको नमन करता हूँ और निश्चित रूप से उनकी कमी बहुत अधिक मुझे खलती है। तो मंत्री जी, क्या लगता है कि जो आपके बड़े सखा थे और वर्तमान में जो बीएसपी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जातिवाद का बड़ा नारा दे रहे हैं, तो क्या लगता है क्या कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं आपको? जनता जागरूक हो गई है और मोदी जी के आगमन के बाद जातिवाद का प्रभाव निरंतर घटता जा रहा है। ऐसा भ्रम उत्पन्न हो सकता है, लेकिन मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग, वो चाहे किसी भी जाति के हों, वो राष्ट्रवाद के लिए ही वोट करेंगे। 2 बार आप वीर सिंह के सामने चुनाव लड़े, इस बार अनिल प्रधान आपके सामने है, यूथ हैं, तो क्या लगता है आपको वीर सिंह और अनिल प्रधान में कुछ अंतर महसूस होता है आपको? मैं किसी को अपना शत्रु नहीं समझता। मैं ये मानता हूँ कि हमारे सोचने का तरीका कि हम देश का विकास, देश की सुरक्षा कैसे करेंगे, अन्य दलों का विचार अलग अलग है। तो ये एक वैचारिक लड़ाई है, इसमें कोई व्यक्तिगत दुश्मनी जैसी चीज़ नहीं है। और कौन लड़ता है कौन नहीं लड़ता है ये विषय उन दलों का होता है। हमको तो जो हमारा समर्थक वर्ग है उसके मध्य जा कर के उनकी भावनाओं को तेज जगा करके और अपने लिए अधिकाधिक समर्थन प्राप्त करके और असेंबली में पहुंचने का प्रयास करना है। क्योंकि मंत्री जी आप अफसर रहे हैं और जब नेता के रूप में सामने आए हैं, तो क्या इन 2012 से 2022 तक के सफ़र में एक राजनेता के रूप में और अफसर के रूप में कुछ तारतम्य बिठा पाने में कहीं कुछ चूक हुई है, ऐसा मानते हैं आप? हर बात के लाभ हानि होता है। पहला, यदि आप अफसर हैं तो अफसर के नाते अनुभव भी होता है और अफसर की वर्किंग अलग होती है, ये बात सही है। राजनीतिक कार्यकर्ता की, नेता की वर्किंग बिल्कुल अलग होती है। दोनों में सामंजस्य बैठाए हैं। जिससे आप अगर प्रशासन में रहें तो आपकी प्रशासनिक जितनी भी उसकी इन्स एंड आउट्स है उसका ज्ञान होता है, और अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते तो कई बार आप बहुत सफल नहीं होते। मैं सारी चीज़ जानता हूँ। मैं दिल्ली में भी काम किया, केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार, जिला सरकार, सब जगह काम किया हूँ, तो मुझे हर चीज़ पता है। तो मुझे एक तो स्वाभाविक रूप से कोई अधिकारी टहलाने की कोशिश नहीं करता, और वो करना भी चाहे तो नहीं कर पाता, तो उसका बहुत लाभ है। जहाँ तक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, सीधी बात कहने का आदी होता है, तो वो थोड़ा सा अंतर इस पद्धति का है। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने जीवन को, दोनों विचारों को सामंजस्य बना करके और जन कल्याण कैसे हो, इसमें मेरा सारा प्रयत्न रहता है। अच्छा, एक बड़ी बात यह है, आप पिछले इंटरव्यू में एक शब्द का प्रयोग किए, निरंकुश हो गए अफसर। तो क्या आप पहली बार ऐसा लगा कि मंत्री जी ने ऐसा कुछ बोला है अफसरों के लिए? ऐसा है कि 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, चाहे समाज जीवन हो या ब्यूरोक्रेसी हो। कुछ लोग तो बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोग निश्चित रूप से अवसर के अनुकूल व्यवहार करते हैं। तो वो लोग कई बार ऐसा करते हैं, सब लोग ऐसे नहीं होते, तो वो समय के साथ ठीक हो जाते हैं।
ठीक हो जाएंगे। अच्छा, व्यापारी इस वक्त थोड़ा सा साइलेंट मोड में समझ में आ रहा है, और व्यापारी समाज से आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे वो आपका इस बार पूर्व की भांति साथ थे? व्यापारी पिछले बार भी हम लोगों के साथ था और इस बार उससे भी ज़्यादा मात्रा में हमारे साथ है। पहले जो लोग कुछ अन्य दलों में थे भी, उन्होंने वहाँ की असलियत को जान लिया है और मैं समझता हूँ व्यापारी 1-8% की बात नहीं करता मैं इधर उधर जाएगा, लगभग सारा का सारा बीजेपी में ही जाएगा। मंत्री जी, जैसे सत्ता में होते हैं तो सत्ता के खिलाफ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लोगों में नाराज़गी हो जाती है। आप भी सत्ता में रहे, हो सकता है कुछ लोग आपसे हल्का फुल्का नाराज़ हों या रोष हो। जैसे एक चर्चा आम है, प्रसिद्ध है कि जब आप गाड़ी से निकलते हैं तो अखबार पढ़ते हुए जाते हैं, तो इस बारे में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? चर्चाएं चलाना विपक्ष का काम रहता है। मेरे अंदर जो 1000 अच्छाइयाँ हैं वो नहीं देखना, और अखबार पढ़ना कोई बुराई नहीं है। अब जैसे मैं सवेरे से 1000 आदमी से मिलता हूँ, अखबार पढ़ना ज़रूरी है। मीडिया के बगैर कोई राजनीति नहीं कर सकता, न समाज जीवन में रह सकता, तो मैं कहाँ पढ़ूँ उसको। तो नेचुरली मैं सोचता हूँ सफ़र करते जा रहे हैं, अखबार पढ़ना चाहिए। विपक्षियों तो कुछ ना कुछ कहना ही है, वो कहेंगे, उसको मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता। और मैं समझता हूँ कि ये सब बातें, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। अच्छा मंत्री जी, जैसे हमारे यहाँ एक आम चर्चा होती है, शब्द होता है भूल चूक लेनी देनी, तो इन 5 सालों में जैसे जनता की अदालत में आप हैं, तो क्या जनता से कहेंगे भूल चूक लेनी देनी माफ़? नहीं, निश्चित रूप से अगर गलती कोई हो तो मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि लोग उसको माफ़ करें। मेरी कोई गलती मैंने जानबूझ के नहीं की है, और जितना अधिक समय मैं राजनीति में देता हूँ, 17 घंटा 18 घंटा, ऐसा संभव नहीं होता। और मैंने अपनी राजनीति भी पदयात्रा शुरू की थी। ऐसे व्यक्ति आपको बहुत कम मिलेंगे जो एक एक दरवाजे गए हों, कुछ पता नहीं होता कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। टिकट मिलेगा भी तो आप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। वो तो एक स्टेक होता है कि आपको समाज जीवन में काम करना है तो करिए, कोई जरूरी थोड़ी कि आप एमएलए बन जाएंगे। मैं तो मिनिस्टर तक बन गया, लेकिन कोई जानता थोड़े था। तो ये कामतानाथ कृपा थी, योगी जी महाराज कृपा थी, हमारे गुरु महाराज धारकुंडी महाराज कृपा थी। लेकिन ये कोई शर्तों के आधार पर राजनीति नहीं कर सकता। राजनीति करना, समाज सेवा करना, गरीब के साथ हमदर्दी रखना, ये मनुष्य का एक चरित्र और स्वभाव होता है। अधिकांश लोग या बहुत से लोग उसी जनता को लूटने लगते हैं जो उनको वोट देकर जिताती है, उसी को लूटते हैं। और पता नहीं कौन सा उनके अंदर कई हृदय होते हैं, तकलीफ़ क्यों नहीं होती कि मैं इसको लूट रहा हूँ, तो पीड़ा होना चाहिए ना। और हम तो अपने, वही आप जानते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, ले लू काटा हाथ, जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ। मैं मंत्री भी रहा, आपने देखा, मैं विधायक भी रहा, आपने देखा, मैं कुछ नहीं रहा, तब जिलाध्यक्ष भी रहे आप? जिलाध्यक्ष रहा, तमाम पदों पर रहा। और पहले तो जो मैं नौकरी में था तो मैं किसी का पानी भी नहीं पीता था। राजनीति में ये है कि आप घर आए तो पानी मुझे ज़रूर पीना पड़ेगा, लेकिन मैंने बहुत पवित्रता का ध्यान रखा है। और आगे भी जीवन के जो भी निर्देश देगी जनता, भगवान की जो इच्छा होगी, उसी सिद्धांत के साथ, उसी कठोर निर्णय के साथ मैं अपना काम करता रहूँगा। अच्छा मंत्री जी, टिकट की हैट्रिक लगा दी आपने। चित्रकूट की राजनीति में किसी नेता ने शायद पहली बार टिकट की हैट्रिक लगाई है। ये हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ता के काम को देखती रहती है। तो पार्टी ने देखा कि एक आदमी निरंतर लगा हुआ है, और कहीं भी पार्टी बाहर भी भेजती रही, चाहे स्थानीय रूप से भी रहा। और मैं मंत्री होने के पश्चात भी दिल्ली नहीं गया, लखनऊ में केवल जाता था, एक दिन दूसरे दिन लौट आता था। और 5 दिन में रोज़ जनचौपाल या किसी भी माध्यम से लोगों के बीच रहा। और सवेरे भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मिलते हैं, रात में भी मिलते हैं, मैं भी लोगों के बीच जाता रहा। तो इतना जनसंपर्क इतना सघन रहा है कि लोगों के लिए मैं कभी दूर नहीं हुआ। और हर चीज़ का आकलन जनता करती है। हमारा विपक्ष जो है या हमसे कोई नाराज़ है, उसको क्या कहता है उतना माने नहीं रखता। माने ये रखता है कि आम जन क्या सोचता है। तो आम जन तो मेरे बारे में बहुत उच्च विचार रखता है, उन्हें पता है कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ। तो वो मेरे लिए एक अच्छी ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री जी, अंतिम 1-2 सवाल करेंगे। चूँकि क्या ये आपका अंतिम चुनाव होगा? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पार्टी का निर्णय होता है। हमारी पार्टी क्या फैसला करती है, पार्टी के आधार पर होगा। और ईश्वर की कृपा ये है, देखिए, ईश्वर अगर मुझे शरीर से सक्षम न बनाता, इस समय रोज़ मैं 35 किलोमीटर चलता हूँ, और लगातार चल रहा हूँ। जब चुनाव शुरू, और लगातार चलता रहूँगा। इतना सामर्थ्य भगवान ही दे रहा है, वरना बड़ा कठिन होता है। और ऊंची नीची पगडंडियों पर, दुकानों पर, पत्थरों पर, तो ये चलना बड़ा कठिन होता है। और लगातार मैं, जब नहीं भी मैं चुनाव लड़ता होता, तब भी मैं रोज़ गाँव जाता रहता हूँ। तो इतनी शक्ति ईश्वर ही देता है। तो ईश्वर की क्या इच्छा है और पार्टी का क्या नियम है, उस पर निर्भर करेगा। मेरा अपना इस पर कोई नियम नहीं है। जो भी स्थिति होगी, जिसमें भी रूप में रहूँगा, जीवन की अंतिम सांस तक मैं जनसेवा करता रहूँगा।
अच्छा, कामता नाथ को आप कहते हैं कि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, कामता नाथ लड़ रहे हैं, तो कामता जो गरीब वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, वही सबसे ज़्यादा भक्त है, तो क्या लगता है कि वो भक्त ही आपका साथ देंगे फिर से इस चुनाव में? देखिए, भगवान राम जब लंका की लड़ाई में गए थे तो उन्होंने न तो भरत जी को चित्र बुलाया था, न चिट्ठी लिखा था कि आप सेना भेजिए रावण से लड़ना है, न जनक जो चक्रवर्ती सम्राट थे उनको पत्र भेजा था। यही बानर भालू गरीब लोगों को लेकर के लड़े थे। मैं उसी सिद्धांत का व्यक्ति हूँ। मैं जितना गरीब आदमी है, सामान्य आदमी है, उसकी कोई भी बिरादरी हो, और जो मुसीबत में रहता है, किस तरह अपना जीवन यापन करता है, वो मेरे लिए आराध्य है। मैं उसी की भक्ति भी करता हूँ, उसी की मदद भी करता हूँ, उसी के लिए जीता भी हूँ, और वही मेरे जीवन के सेवा का लक्ष्य भी है। और वो निश्चित रूप से मुझे सर्वाधिक वोट भी देता है, इस चुनाव में भी देगा, पहले भी देता रहा है। तो ये थे हमारे साथ जो पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, जिन्होंने कहा कि गरीब, मध्यम वर्ग और प्रत्येक जाति का व्यक्ति जो भी कामतानाथ का भक्त है, वो सभी हमेशा से मेरे साथ रहे। इस चुनावी धर्म युद्ध में लगातार कामतानाथ के भक्तों का साथ मिलता रहा। उन्होंने जो 5 साल तक जनता के बीच काम किया, आगे जो असिंचित भूमि है उसको सिंचित कराने का जो उनका संकल्प है, जो महामारी की वजह से कुछ काम रुक गए हैं, इस पर भी उन्होंने बताया कि कोरोना का असर पड़ा है। तो देखते हैं कि इस चुनाव में जनता उनका कितना साथ देती है और क्या निर्णय आने वाला है 10 मार्च को।